कई वर्षों के बाद हमारे खानदान में किसी लड़की का जन्म हुआ था। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि जब सुदेवी का जन्म हुआ था तो घर के लोग इतने खुश थे कि दादाजी ने पूरे गांव के लिए भोज कराया था। सब कुछ सही चल रहा था। उसी बीच सुदेवी को एक लड़के से प्रेम हो गया और दिक्कत ये थी कि वो लड़का बहुत छोटी जाति का था और उसके पिता इस बात से कभी मंजूर नहीं होते कि उनकी बेटी किसी छोटी जाति के लड़के से शादी करे। सुदेवी, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। दोनों ही एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे, मगर ये सब कब तक चलता। चंदन बार बार उसे अपने घर पे शादी की बात करने के लिए कहता था, मगर सुदेवी डरती थी कि कहीं उसके पिता उसकी शादी कहीं और ना करा दे। सुदेवी, तुमने अपने पिता से हमारी शादी की बात की, उन्होंने क्या कहा? तुम पागल हो गए हो? अगर वो तुम्हारा नाम भी जान जाएंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मैं किसी छोटे जाति के लड़के से शादी करूं। फिर तो हमें भाग के शादी करनी होगी। अगर हम पकड़े गए तो? सुदेवी, तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं? खुद से भी ज़्यादा। ठीक है, फिर तुम तैयार रहना। दोनों ने ही गांव छोड़कर भागने का फैसला कर लिया था और उस रात पूरी योजना बनाकर एक साथ भागने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था। चंदन घाट पर सुदेवी का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ शेखर दादा आ गए। उन्होंने चंदन को देखा। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात में कोई घाट पर क्या कर रहा है। कौन हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? अरे दादा, इसी गांव में रहते हैं। इसी गांव में? किसके बेटे हो? हम कृपन राम के बेटे हैं। अच्छा, पर तुम इतनी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? अरे दादा, थोड़ी देर में चले जाएंगे, आप जाइए ना। कहीं इसे शक ना हो गया हो। शेखर दादा घर की तरफ जा रहे थे, पर अब भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि नाव तैयार करके वो लड़का वहाँ क्यों बैठा था। तभी उन्हें सामने से एक लड़की आते हुए दिखी। वो उस लड़की को ध्यान से देखते हैं और उसे पहचान जाते हैं। अरे सुदेवी, तुम इतनी रात गए, कहाँ पे जा रही हो? अच्छा, आप? मैं नदी के उस पार जा रही हूँ। सुनने में आया है कि भोला चचा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो ये झोला काहे ली हो? नहीं चचा, इसमें तो पुराने कपड़े हैं, सोचा नदी में बहा दूंगी। अच्छा, ये बताओ। चाचा, मुझे जाना होगा। ओ हाँ, जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। शेखर दादा सब समझ गए थे कि वहाँ क्या हो रहा है।
सुदेवी को भी पता लग गया था कि शेखर दादा को उस पर शक हो गया है, इसीलिए वो भागते हुए घाट पर गई। चंदन, हमें जल्दी नदी पार करके भागना होगा। चंदन बिना कुछ पूछे चुपचाप नाव चलाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ज़रूर शेखर दादा ने उसे देख लिया है। जल्दी चलो। क्या हुआ? किसी ने देख लिया क्या? हाँ, शेखर दादा ने देखा। शायद उन्हें मुझ पर शक भी हो गया। शेखर दादा ने सारी बातें सुदेवी के पिता को जाकर बता दी थी और अब वो उन दोनों का पीछा कर रहे थे। जल्दी चलाओ, बच के भागने ना पाए ये दोनों। उनके चेहरे पर गुस्सा था और हाथ में तलवार थी। देखो वो रही, मैं सही था, वो उस शूद्र के लड़के के साथ भाग रही थी। शेखर दादा और मैं बहुत ही तेज़ी में नाव की चप्पू चला रहे थे। हमारी नाव उनसे कई ज़्यादा तेज़ चल रही थी। सुदेवी, तुम्हारे पिता। चंदन पकड़ा जाता है। सुदेवी के पिता उसे मारकर अधमरा कर देते हैं और उसे पेड़ में वहीं बांध देते हैं। सुदेवी अपने पिता के सामने रो रही थी। उसकी गलती नहीं चंदन को थी। माफ करने की भीख माफ मांग कर रही थी। दीजिए उसे। उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वो चंदन छोड़ को छोड़ दीजिए। दे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सुदेवी को सबक सिखाना चाहते थे और अंत में वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इसकी हत्या हमने नहीं, तुमने की है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरे खानदान को खा जाऊंगी। ये मेरा श्राप है। इस घर में एक भी बेटी नहीं होगी। अंत में सुदेवी भी अपनी जान दे देती है। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो बहुत गलत हुआ सुदेवी के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। उसका श्राप भी सच हुआ। हमारे घर में एक भी बेटी नहीं है। हाँ बेटा, उसके श्राप ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक एक करके सबको मार दिया उसने। पर पापा, क्या हम कभी श्राप से मुक्त नहीं हो सकते? क्या पता बेटा। देखो समय कितना हो रहा है। 11:43, 11:45। बहुत देर हो गया। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। पापा, कहीं वो नाव से उतर ना गया हो। विनीत और चाचा के मन में यही डर था कि कहीं सूरज नाव से नीचे उतर के जंगल में उसके पीछे ना चला गया हो। पर उन्हें क्या पता था, उनका डर असलियत बन जाएगा। हम घाट पर जा रहे हैं, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत, ठीक है?
सूरज के चाचा को डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, इसीलिए वो घाट पर आते हैं और अपनी नाव को काली घाट की ओर ले जाने लगते हैं। काली घाट पहुंचते ही उन्हें सूरज की नाव दिखती है, मगर नाव पे सूरज नहीं था। वो जंगल में जा चुका था। सत्यानाश हो गया। हे भगवान, मैंने उसे कितनी बार मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए नाव से मत उतरना। चाचा की आंखों में डर था कि कहीं सूरज के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। सूरज अभी तक उस कुएं में फंसा हुआ था। कई बार उसने कोशिश की, मगर वो ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। वो हिम्मत हार चुका था, मगर उसने एक बार और कोशिश करने की सोची। कुएं में गिरने की वजह से सूरज के शरीर में कई सारी चोटें आ गई थी, मगर फिर भी वो कैसे भी करके ऊपर चढ़ रहा था। मुझे चाचा की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं मुझे वो जिंदा छोड़ेगी या नहीं। डर ने सूरज का पूरा हिम्मत तोड़ दिया था। उसने इस हालत से बच निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी उस अंधकार में थोड़ा सा उजाला मिला। उसे चाचा, एक आवाज़ सुनाई दी। चाचा, चाचा, मैं यहाँ हूँ। कहीं ये छलावा तो नहीं? कहीं ये आवाज़? सूरज अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि ये आवाज़ चाचा की ही थी। उसे लग रहा था
ये सुदेवी का छल है। बहुत ही गंदी हालत में नदी में डूबी हुई थी। मुझे माफ़ कर देना चाचा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। वो हम दोनों को मार देगी। चुप हो जाओ और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। जल्दी चलो। चाचा, चाचा देखते रह जाते हैं और वो सूरज को वापस जंगल के अंदर खींच लेती है। अंत में यही होता है, वो सूरज को जान से मार देती है और चाचा को जिंदा छोड़ देती है ताकि वो सूरज को मरा हुआ देख सके। सूरज की लाश रात भर वहीं पेड़ पर लटकी रही। चाचा उसे पूरी रात जंगल में ढूंढते रहे मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि सूरज उसी पेड़ पर लटका हुआ था जिस पेड़ में बांधकर चंदन को मारा गया था।